नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नीति कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता ऐसा चैप्टर है जो हिंदुस्तान की किसी भी प्रतियोगिक परीक्षा में इससे झमाझम क्वेश्चन बनता है। दोस्तों, इसको हम लोग, चूंकि ये हमारी प्राचीनतम सभ्यता है, इसको बहुत बारीकी से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल स्लोली में इस वीडियो को हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, ये एक कहानी के माध्यम से हम आपको पूरा आपके दिमाग में सेट करने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा लास्ट तक हमारे वीडियो में, क्योंकि आपको बहुत कुछ चीजें आज मिलने वाली हैं। जो आपके अंदर भ्रांतियां थी सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के, उन सारी भ्रांतियों को मैं नक्शे के माध्यम से दूर करने वाला हूं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो अपने मित्रों के, दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा और हमारे उत्साहवर्धन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता हमारे भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है और ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई पर आधारित है। यानी कि खुदाई से प्राप्त स्थलों, वस्तुओं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसके पहले जब तक हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ज्ञान नहीं था, तो इसके पहले हम लोग अपनी, अर्थात भारत की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानते थे, वो वैदिक सभ्यता को मानते थे। लेकिन जब खुदाई में प्राप्त अवशेष मिलने लगे और खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर जब हम कार्बन डेटिंग प्रक्रिया कराए, तो कार्बन डेटिंग प्रक्रिया से ये तिथि निर्धारित हो गई और हमें आभास हो गया कि हमारी जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे फुल इस वीडियो में और आपको एक एक बारीकियों को सिखाते हुए, जिंदगी में अगर आप पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुन रहे हैं और पढ़ने के लिए लालायित हैं, कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए आप लालायित हैं, तभी ये वीडियो आप देख रहे हैं, नहीं तो वीडियो आप नहीं देखते और हमसे आपसे तारतम्यता नहीं बन पाती। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है और इसकी थोड़ी सी हम लोग तिथि को देखते हैं, क्योंकि यहां से वन लाइनर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसकी जो सर्वमान्य तिथि है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है, सर्वमान्य तिथि जो एनसीईआरटी के बुक में मिलती है, एनसीईआरटी के बुक में मिलता है, उसमें जो इसकी तिथि को लेकर दर्शाया गया है, उसमें 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। 1750 ईसा पूर्व है। अधिकतर पेपरों में यही आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है। तो सर्वमान्य तिथि है जो वो एनसीईआरटी बुक पे आधारित 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। लेकिन दोस्त, एक और इसकी तिथि है जो कार्बन डेटिंग प्रक्रिया से निर्धारित तिथि है। कार्बन डेटिंग प्रक्रिया, कार्बन डेटिंग जो प्रक्रिया होती है, कार्बन डेटिंग यानी कि C14 से निर्धारित जो तिथि है, कार्बन डेटिंग C14 से जो निर्धारित तिथि है, उसमें है 2350 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। 1750 ईसा पूर्व है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि सर जी, आप दो डेट लेकर के भ्रांतियों में हमको डाल दिए, आखिर पेपर में कौन आएगा और किससे प्रश्न बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, सबसे ज्यादा जो पेपर में आता है यही आता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। लेकिन दोस्त, अगर आपसे पूछ दे कि कार्बन डेटिंग प्रक्रिया से निर्धारित सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि है, यानी कि C14 से निर्धारित सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। दोस्तों, कार्बन डेटिंग प्रक्रिया क्या होती है ये आप जानने का प्रयास करेंगे। तो कार्बन डेटिंग प्रक्रिया से पुराने वस्तुओं की तिथि निर्धारण के लिए इस प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है।
यानी कि 5568 वर्षों में कार्बन की जो एक तरीके से प्रक्रिया है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन 5568 वर्षों में जो कार्बन की क्षय होने की प्रकृति होती है वो अपने की आधी हो जाती है। आप ऐसे समझने का प्रयास करिए कि मान लीजिए कि ये मार्कर खुदाई में मिल गया, और खुदाई में जब ये मार्कर मिल गया एक मशीन पे ऐसे रखेंगे तो ये वो बता देगा कि कितने 100 साल पुराना है, या कितने दिन पुराना है, या कितने घंटे पुराना है। इतना आप रखिए तो आप समझ सकते हैं कि कार्बन डेटिंग प्रक्रिया से तिथि निर्धारण की जाती है। क्या की जाती है? तिथि निर्धारण की जाती है। अब बात थोड़ा सा समझते हैं। अब देखते हैं बाबू, वन लाइनर में क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। शहरी अगर नहीं देगा दोस्त तो नगरीय दे देगा। क्या देगा? नगरीय सभ्यता, यानी कि शहरी सभ्यता थी अर्थात नगरीय सभ्यता थी। देखिए, हम लोग के पूर्वज कहीं ना कहीं पहले शहरी थे, यानी हमारी जो प्राचीनतम, जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, इससे आभास होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं, हमारी जो पूर्वज थे वो शहरी थे, यानी कि शहरीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे क्यों शहरी थे, तो जो खुदाई से प्राप्त स्थल मिले हैं जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, ये जो अब तक लगभग 1500 स्थल प्रकाश में आए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में अब तक लगभग 1500 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। 1500 स्थल, जिसमें 7 को महानगर की संज्ञा दी गई है। उन शहरों की जब खुदाई होती है तो सुसज्जित नालियां, सुसज्जित रोड, जल निकासी के बहुत अच्छे प्रबंध मिलते हैं, गोदाम सुसज्जित मिले हैं। तो इससे आभास होता है कि सुसज्जित नालियां, सुसज्जित रोड कहां पे मिलते हैं आपको? तो कहीं ना कहीं शहरों में ज्यादा मिलते हैं। तो इससे आभास लगाया गया, और भी तमाम इसके साक्ष्य हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। चूंकि मेसोपोटामिया के सभ्यता से और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में घनिष्ठ व्यापारिक संबंध भी आपको देखने को मिलेगा। वस्तु विनिमय प्रणाली से व्यापार होता था। इस आधार पे भी आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। तो दोस्तों, ये आप देख लिए, डेट भी देख लिए, और ये शहरी सभ्यता थी। अब बात क्या आती है दोस्त, इसके नामांकरण की। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामांकरण, हेडिंग डालिएगा हमारे साथ, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का नामांकरण, सिंधु घाटी सभ्यता का नामांकरण। दोस्त, एकदम कॉपी और पेन लेकर के हमारे साथ हेडिंग डाल करके और लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि मैं आपका नोट्स भी बनवाने वाला हूं। ये लाइव वीडियो तो है नहीं कि कमेंट आ रहा है हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप हमारी बातों को, जो मुख से बातें निकल रही हैं, इन बातों को आप सुनने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो भी मुख से निकलेगा वो कहीं ना कहीं जीएस ही होगा और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड होगा। तो आप बातों को सुनते हुए, समझते हुए और रिटेन करते हुए दोस्त हमारे साथ बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। मैं बार बार वीडियो में बोलता ही रहता हूं कि आप लिखते हुए हमारे साथ आगे बढ़िए। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जब हम लोग पैदा लिए तो नामकरण संस्कार हम लोग का हुआ। नाम आपका भी कुछ ना कुछ होगा और हमारा भी कुछ ना कुछ है ही है। अवनीश सर हमारा नाम है, आपका क्या नाम है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, नामकरण देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को कितने नामों से हम लोग जानते हैं। तो ध्यान से समझिए दोस्त, इसके नामों का जिक्र करने से पहले हम एक नक्शे का सहारा लेते हैं, और नक्शा है ये दोस्त भारत का नक्शा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये भारत का नक्शा है, भारत का आपका नक्शा है, और इस नक्शे में ये पहचान में भी आ जा रहा है कि भारत का नक्शा है। देखिए, ये दाहिने हाथ की तरफ जिसमें मार्कर है, ये दाहिना हाथ है। दाहिने हाथ की तरफ पूर्व दिशा होती है। कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा होती है, और इस सर के तरफ उत्तर दिशा, और पैर के तरफ दोस्त दक्षिण दिशा होती है। फिर एक बार समझिए, दाहिने हाथ की तरफ
पूर्व दिशा, बाएं हाथ के तरफ पश्चिम दिशा और सर के तरफ उत्तर दिशा और पैर के तरफ दक्षिण दिशा। दोस्तों ये जो भारत का ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया में पहले तो हम आपको एक और चीज बता दें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये 3 देशों में फैली थी। कितने देशों में फैली थी? तो पहला है आपका भारत, दूसरा दोस्त आपका जो है पहला भारत है, दूसरा आपका है दूसरा पाकिस्तान और जो तीसरा देश है वो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। यानी कि इन 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव था। ये 3 देशों में मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। अब हम लोग चूंकि हेडिंग डाले हैं नामांकन, तो नामांकन में देखते हैं दोस्त कि जो ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, ये जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, बाबू यही तो उत्तर पश्चिमी होगा, यही तो होगा उत्तर पश्चिमी। तो भारत के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, इसी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 7 नदियां बहा करती थी। इसी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 7 नदियां बहा करती थी और इन 7 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना गया। इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 7 नदियां बहा करती थी। कौन कौन सी 7 नदी थी? तो दोस्त पहला था सिंधु नदी। दूसरी जो नदी थी वो सतलज नदी थी, सतलज। तीसरी जो नदी थी सरस्वती नदी। चौथी जो नदी थी चिनाब नदी। पांचवी जो नदी थी वो झेलम नदी थी, झेलम। छठवीं जो नदी थी वो आपकी रावी नदी थी और 7वीं जो नदी थी आपको वो ब्यास नदी थी। कौन सी नदी थी? ब्यास नदी। यानी कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये 7 नदियां बहा करती थी और 7 नदियों द्वारा ही सिंचित क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना गया। सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना गया। यानी कि ध्यान से समझिए बाबू, एक नाम निकल करके जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीनतम नाम है वो निकल के हम लोग के समक्ष में आ रहा है कि इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, अर्थात वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो वर्तमान में पंजाब पड़ेगा। कौन सा राज्य पड़ेगा दोस्त? पंजाब में। और बंटवारे में जो पाकिस्तान में पंजाब चला गया है वो भी एरिया, कुछ सिंध का एरिया भी पड़ता था। तो इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 7 नदियां बहा करती थी, सिंधु, सतलज, सरस्वती, चिनाब, झेलम, रावी और ब्यास। इन 7 नदियों द्वारा जो सिंचित क्षेत्र था, बाबू कोई भी सभ्यता अगर विकसित होगी तो किसी नदी के किनारे ही होगी, क्योंकि नदी के किनारे का चूंकि पानी की भी जरूरत पड़ती थी तो नदी से हम लोग ले लेते थे। नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो काफी उपजाऊ मिट्टी होती है, तो कृषि के लिए उपयोग में हम लोग लाएंगे। और नदी उस समय यातायात की भूमिका, यानी कि परिवहन का भी कार्य करती थी, क्योंकि जितने भी हम लोग के व्यापार होते थे वो पानी के रास्ते होते थे। आज भी आप देखे होंगे कि जो बड़े बड़े व्यापार होते हैं वो मर्चेंट नेवी द्वारा ही होता है, बड़े बड़े जहाजों द्वारा होता है, जो समुद्र में से होते हुए एक से दूसरे देश को जाती हैं। तो दोस्तों उस समय जो व्यापार भी होता था वो पानी के रास्ते ही होता था, क्योंकि वो सबसे बड़ा तरीका था व्यापार का, एक साधन था अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना। तो कई दृष्टि से अगर हम बात करें तो कोई भी सभ्यता, जितनी भी सभ्यताएं हैं, जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताओं को ले लीजिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, जितनी समकालीन सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे ही तो विकसित हुई हैं। तो वैसे ही इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 7 नदियां बहा करती थी और 7 नदियों द्वारा जो सिंचित क्षेत्र था, जहां तक उसका एरिया था, उस सिंचित क्षेत्र को ही सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना गया। तो इसका जो पहला दोस्त नाम निकल के आता है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है आपका सप्त सैंधव प्रदेश।
सप्त सैंधव, सप्त सैंधव, सप्त सैंधव प्रदेश। कितना खूबसूरत नाम, कितना प्यारा नाम है, सप्त सैंधव प्रदेश। दूसरा नाम हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो ये 7 नदियां बहा करती थी, उसमें जो सबसे प्रमुख नदी थी, जो सबसे प्रमुख नदी थी दोस्त, वो सिंधु नदी थी। कौन सी नदी थी? सिंधु नदी थी। यानी कि बाकी के जो 6 ये नदियां आप देख रहे हैं, ये 6 नदियां सिंधु नदी की सहायक नदी थी। यानी कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो 7 नदियां बहती हैं, उसमें जो सबसे प्रमुख नदी थी, जो सबसे प्रमुख नदी थी, प्रमुख नदी, वो प्रमुख नदी में सिंधु नदी थी। कौन सी नदी थी? सिंधु नदी। और बाकी की ये 6 यानी कि सतलज, सरस्वती, चिनाब, झेलम, रावी और ब्यास, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों, जो सबसे प्रमुख व्यक्ति रहता है उसके ही नाम से नामांतरण होता है। तो प्रमुख नदी थी और इसी नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। चूंकि मान लीजिए बीच में पानी रहता है बाबू, और नदी के किनारे ही तो कोई सभ्यता विकसित होगी कि पानी में होगी? पानी में होगी नहीं। तो जो नदी के किनारे का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग घाटी बोलते हैं। जहां मुजिया उजिया जामा रहेला, उसी एरिया को समझ लीजिए। तो जो इस क्षेत्र विशेष यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इस वाले एरिया को हम लोग कहते हैं घाटी। तो सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई, अर्थात इस घाटी के पास जो सभ्यता विकसित हुई, इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। उम्मीद है दोस्त कि सिंधु नदी के किनारे जिस सभ्यता का विकास हुआ, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो दूसरा जो नाम निकल के आता है दोस्त, वो कौन सा नाम आता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा हम लोग नाम समझ गए। अब क्या होता है कि तीसरा इसका नाम क्या है? तीसरा नाम को हम लोग देखते हैं। तो तीसरा नाम क्या है दोस्त? कि आप जानते हैं कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये पूरा का पूरा आपको खुदाई पर निर्भर है। तो खुदाई का जब कार्य शुरू हुआ, जब खुदाई का सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में अधिकतर खुदाई हुई है। तो अगर हम बात करें कि जब खुदाई का कार्य हुआ, तो जो सबसे पहला स्थल हम लोग के समक्ष प्रस्तुत हुआ था, प्रथम स्थल वो हड़प्पा था। क्या नाम था? हड़प्पा था। यानी कि सबसे प्रथम ज्ञात जो स्थल था, वो कौन सा स्थल था? तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे जो स्थल हम लोग को मिला, हड़प्पा स्थल, ये हड़प्पा स्थल के नाम से, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले ही जैसे मान लीजिए कि माता पिता हैं और माता पिता से 2 संतानें हुए, तो माता जी, चूंकि हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में माता जी पापा का नाम नहीं रखती हैं, अपने पति का नाम नहीं रखती हैं, तो बड़े लड़के के या लड़की के नाम पे बुलाया जाता है, बड़े लड़की के नाम पे बुलाया जाता है। तो आप अमूमन घर में देखे होंगे कि आप बड़े होंगे तो आपकी मम्मी आप ही का नाम लेकर के कहती हो कि ए फलाना के पापा, ये आप देखे होंगे। तो जो प्रथम ज्ञात स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता में, वो हड़प्पा था। क्या था दोस्त? हड़प्पा था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नाम क्या मिल गया? हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता। आगे बढ़ते हैं दोस्त, चौथा नाम को देखते हैं कि चौथा नाम क्या है दोस्त? तो सिंधु घाटी सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे तो कई धातुएं प्रयोग में लाई जाती थी। और सबसे प्राचीनतम धातु क्या है? आप एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे प्राचीनतम धातु कौन सी धातु है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में तमाम धातुएं प्रयोग में लाई जाती थी, लेकिन जो सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक धातुएं, सिंधु सभ्यता में, ऐसे स्टार मार के लिखते गया, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रयोग में
प्रयोग में लाई जाने वाली धातु धातु कांसा था। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली धातु जो थी वो कांसा धातु थी। कौन सी धातु थी? कांसा धातु थी। और दोस्त जो कांसा है वो सर्वाधिक प्रयोग होता था। और कांसा आप जानते हैं दोस्त दो धातुओं से मिलकर के बनता है, यानी किससे किससे? तो तांबा और टीन मिला करके क्या बनता है दोस्त? कांसा बनता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक जो प्रयोग में लाई जाने वाली धातु थी वो कांसा धातु थी। यानी कि सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं कि तो कौन सी धातु मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे ज्यादा धातु मिला है वो कांसा मिला है। कौन सा धातु? कांसा। तो अत्यधिक धातुएं मिलने के कारण इसका नाम हम लोग क्या दे दिए? कांस्ययुगीन सभ्यता। क्या नाम दे दिए? कांस्ययुगीन सभ्यता। ये दोस्त चार इसके प्रचलित नाम हैं और इन चारों नामों को आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से हमको याद हो जाए तो आप हमारे साथ लिखते हुए जरूर चलने का प्रयास कीजिएगा। तो चार इसके प्रमुख नाम हो गए। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अब समझते हैं। हेडिंग डालिएगा आप, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। आप हेडिंग डालते हुए चलिएगा बाबू, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। दोस्तों ये काफी छोटा यूट्यूब चैनल है और थोड़ा सा अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आपको लग रहा होगा कि मटेरियल अच्छा मिल रहा है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों छोटा यूट्यूब चैनल के साथ साथ कंटेंट छोटा नहीं है। आपको कहीं ना कहीं ये विश्वास लग गया होगा हमारा पिछला वीडियो देख करके कि प्राचीन इतिहास की जो श्रृंखला चल रही है, आप क्रम से सारा वीडियो मिलेगा। जैसे मैंने पाषाण काल पढ़ा के डाल दिया है, उसके दोनों पार्ट आपको मिल गए होंगे। उम्मीद है कि आप जरूर देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जा करके और पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल का दोनों वीडियो आप जरूर देखिएगा। इससे फायदा होगा कि आप इतिहास को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा इतिहास को लेकर के। तो हेडिंग डालिएगा दोस्त, विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का हेडिंग डालिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम विस्तार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। ये पहले का आंकड़ा है दोस्त, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था, ऐसे लिख देते हैं, में था। अब इसके जो वर्तमान आंकड़ा है अब ये बदल करके 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। ये आपका वर्तमान आंकड़ा है। ये वर्तमान में 20 लाख। इसकी आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार है। हालांकि अब इसकी आकृति बदल गई है। तो अगर आपसे पूछेगा कि इसकी आकृति कैसी है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो फैलाव की आकृति है वो त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। यानी कि आपसे पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो विस्तार की आकृति है वो कैसी है? तो त्रिभुजाकार है। हालांकि अब उसकी आकृति बदल गई है, नया डेटा आने वाला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दोस्तों हम विस्तार के बारे में अगर बात करें तो ध्यान से समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे देखते हैं, इसका विस्तार पहले हम लोग देखते हैं कि कहां से कहां तक फैली थी। तो एक नक्शे के माध्यम से थोड़ा सा आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये देखिए बाबू, ये आपका हिंदुस्तान है, ये आपका हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। और इस हिंदुस्तान के ऊपर थोड़ा सा अगर आप जाएंगे,
ये वाले एरिया आप जब टच करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। और इसके ऊपर थोड़ा सा और जाएंगे और थोड़ा सा अगर आप इसको देखेंगे, थोड़ा सा अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका जो एरिया होगा ये होगा आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये एरिया आपका क्या होगा? अफगानिस्तान का एरिया होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव अफगानिस्तान तक था, यानी कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आप जानते हैं कि जब अखंड भारत था तो सारे जो देश आपको देखने को मिल रहे हैं इससे तो आप परिचित होंगे। ये पाकिस्तान से ये कब पैदा हुए आपको कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से पता होगा। तो जब अखंड भारत की हम लोग बात करते हैं, आप सुने होंगे आजकल राजनीति में काफी लंबा चर्चा चल रहा है कि अखंड भारत बनाएंगे, और हमको तो लग रहा है कि अखंड भारत का सपना देखते ही देखते कुछ और मत हो जाए, क्योंकि आप खुद ही एक नहीं है और अखंड भारत की सपना देख रहे हैं। आप खुद भी एक नहीं है और अखंड भारत की सपना देख रहे हैं। जातियों में बटे हैं, धर्म के आधार पर बट रहे हैं, जात में बट रहे हैं, धर्म के आधार पर बट रहे हैं। तमाम भ्रांतियां हैं। कहीं ना कहीं धर्मावलंबियों को बैठ करके एक मंच पे और जो भी गलतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। राजनेताओं को बैठ करके और आपसी सहमति बना करके उसको एक नए मंच पे उतारने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी, जात की राजनीति नहीं होगी, तो सत्ता हासिल नहीं हो पाएगा। और सत्ता का सुख इतना बड़ा सुख है कि बाप बेटे की हत्या करा देता है, बाप बेटे की हत्या करा देता है। आप देखे होंगे दोस्त कि अनुपम खेर का मैं एक फिल्म देखा था। अनुपम खेर उसमें मंत्री रहता है और जब वो निकलता है तो उसके पीछे 10 गाड़ी आगे और 10 गाड़ी पीछे पूरे लाव लश्कर के साथ निकलता है। पूरे लाव लश्कर के साथ निकलता है दोस्त। येलो बत्ती रेड बत्ती, ग्रीन बत्ती, अब तो इसका जमाना लग गया, ग्रीन बत्ती है, येलो बत्ती खत्म हो गई, वो भी पुलिस की गाड़ी पे है। उसमें होता क्या था कि पूरे लाव लश्कर के साथ मंत्री था। चूंकि उसका बेटा जब देखता है तो कहता है पापा हम भी मंत्री बनेंगे। तो कहता है बेटा पढ़ लिख के IAS PCS बन जा, इस मंत्री उंत्री में कुछ रखा नहीं है। तो नहीं पापा, जब आप निकलते हैं तो आपके पीछे पूरी गाड़ियों का काफिला, लाव लश्कर, हुटर शूटर लेके आप चलते हैं, हमको भी यही बनना है। काफी समझाता है अनुपम खेर, लेकिन वो नहीं मानता है लड़का। तब फिर वो क्या करता है, अगला कहता है ठीक है बेटा, ये जो 3 मंजिली बिल्डिंग दिख रही है ना, इस पे चढ़ जाओ। तो कहता है ठीक है, लड़का चढ़ जाता है। कहता है अब उस पे से कूदो। तो कहता है पापा कूदेंगे तो हाथ पैर टूट जाएगा। तो कहता नहीं बेटा तुम उस पे से कूदो। लड़का उस पर से कूदता है, अभी नहीं कूद रहा है, कह रहा है कि नहीं पापा हाथ पैर टूट जाएगा और हम घायल हो जाएंगे, मतलब चोट लग जाएगी। तो कहता है अरे हम तुम्हारे बाप हैं, तुमको रोक लेंगे, तुम कूदो ऊपर से। जब लड़का ऊपर से कूदता है तो अनुपम खेर छोड़ देता है और उसके हाथ पांव टूट जाते हैं। कहता चबस बेटा, यही राजनीति की पहली का कहारा है बेटा कि अपने बाप पर विश्वास नहीं करना है। तो जान लीजिए राजनीति कितनी अच्छी चीज है, आज समझ सकते हैं। तो इन 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों ये पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। और ये कौन सी दिशा है आपकी? तो पश्चिम दिशा है। ये आपकी पश्चिम दिशा है। ये कौन सी दिशा है आपका? तो उत्तर दिशा है। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। और इधर आपका दक्षिण दिशा है। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा है। दोस्तों आप भी बनाने का प्रयास करिएगा और हमारे साथ बना करके इस नक्शे के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। पूरब से उठाते हैं तो पूरब तक कहां तक था? तो ये आलमगीरपुर था। पूरब में कहां था दोस्त? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। याद पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी छोर कहां तक था? तो ये आलमगीरपुर था। आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है जिला मेरठ।
ये किस जिला में पड़ता है दोस्त? तो जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। दोस्तों यही वो मेरठ है दिल्ली के निकट जहां से 1857 की 10 मई 1857 की आग पूरे देश में फैली थी और यहीं से सैनिक विद्रोहियों ने दिल्ली जाकर के और बहादुर शाह जफर को 1857 के क्रांति का नेता माना था। दोस्तों मेरठ काफी सुर्खियों में रहा उस समय। 1857 की क्रांति, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पूरे देश में 1857 की क्रांति की आग किस डेट से फैली थी? तो 10 मई 1857 से मेरठ छावनी से ही फैली थी। किस छावनी से? तो मेरठ। तो आप सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी छोर है ये आलमगीरपुर है दोस्त, और आलमगीरपुर कहां पड़ता है आपका? तो जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। एक और क्वेश्चन बनता है दोस्त यहां से कि किस नदी के किनारे है, यानी कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो ये हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी छोर आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। नदी अगर पूछेगा तो हिंडन नदी के किनारे, और पूछता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, उत्तरी छोर को देखते हैं। तो उत्तरी जो छोर है दोस्त ये मांडा है। उत्तरी छोर कौन सा है? तो मांडा है। और मांडा आपका कहां पड़ता है दोस्त? तो मांडा पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर। ये मांडा आपका जो पड़ता है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दूसरा पूछ देगा कि जम्मू कश्मीर में किस नदी के किनारे पड़ता है मांडा? तो अगर नदी की बात करेगा तो ये आपका चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे ये मांडा आपका स्थल पड़ता है। गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं यहीं से। देखिए जम्मू कश्मीर की दो अच्छी नदियां हैं, कौन कौन सी? तो एक चिनाब नदी है और दूसरा झेलम नदी है। दोस्तों अगर आपके घर कोई आर्मी में होगा और उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर होगी तो पूछिएगा कि कितनी महत्वपूर्ण नदियां उनके लिए काम करती हैं। आप इस बात को थोड़ा सा जिक्र करिएगा, केवल चिनाब और झेलम नदियों के बारे में थोड़ा उनसे पूछिएगा और कुछ घटनाओं को उनसे पूछिएगा, जिसको मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता हूं। आप पूछिए, वो खुद बताएंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्त मांडा जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है किस नदी के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, पश्चिमी क्षेत्र को हम लोग देखते हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र है सूतकांगे डोर, सूतकांगे डोर। ये सूतकांगे डोर कहां पड़ता है दोस्त? पश्चिमी छोर। तो ये पड़ता है आपका बलूचिस्तान में। कहां पड़ता है? बलूचिस्तान में। अब बलूचिस्तान कहां है दोस्त? तो ये पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान कहां है? पाकिस्तान में। हालांकि ये विवादित क्षेत्र है, जो बलूचिस्तान है ये विवादित क्षेत्र है। तो सूतकांगे डोर कहां है? बलूचिस्तान। और ये किस नदी के किनारे है? तो ध्यान से समझिएगा, अगर नदी की बात करेगा नदी, तो ये दास्क नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? दास्क नदी की। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि तट, किस तट के किनारे है? तो दोस्त ये मकरान तट के किनारे है। किस तट के किनारे है? मकरान। देखिए अधिकतर में अब ये नदी पूछ रहा है, पहले पूछता था कौन सा तट है, क्योंकि दास्क नदी सूतकांगे डोर से काफी लंबी दूरी है। लेकिन अब बन रहा है क्वेश्चन, तो बनेगा ही बनेगा। दक्षिण की अगर हम बात करें दोस्त, तो दक्षिण में यह है दायमाबाद, यानी कि दक्षिणी छोर क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो दायमाबाद। और दायमाबाद कहां पड़ता है दोस्त? तो महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। और ये महाराष्ट्र आपका किस नदी के किनारे दायमाबाद है? तो अगर नदी की बात करेगा दोस्त, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं दो नदी लिखूंगा। क्यों लिखूंगा कि पूछ देता है कभी कभी। प्रवरा नदी। और प्रवरा जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी
नदी की। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, जो आपसे पूछे कहीं कहीं गोदावरी दे देता है, क्योंकि जो प्रवरा नदी है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो कहीं कहीं प्रवरा नदी दिया है और कहीं कहीं आपका गोदावरी दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रवरा इसकी सहायक नदी है। और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम स्थल जो है, इसका जो उद्गम स्थल है, गोदावरी नदी का उद्गम जो स्थल है वो नासिक है। कहाँ है? नासिक। प्याज सबसे ज्यादा कहां होता है? नासिक में होता है। अब बात क्या करते हैं दोस्त कि ये समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों की हम लोग देख लिए कि पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है, दास्क नदी के किनारे अर्थात मकरान तट के किनारे। उत्तरी छोर देख लिए कि मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण छोर देख लिए दायमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी या गोदावरी नदी के किनारे। अब बात क्या आती है कि थोड़ा सा देखते हैं कि पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी थी। यह भी पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आलमगीरपुर से और सुतकांगेडोर के बीच की दूरी कितनी थी, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो दूरी थी दोस्त, ये 1600 किलोमीटर थी। कितनी थी? 1600 किलोमीटर। ये जो दूरी थी आपकी पूरब से पश्चिम की या पश्चिम से पूरब की जो दूरी थी, ये 1600 किलोमीटर थी। 1600 किलोमीटर। वही अगर हम बात करें कि उत्तर से लेकर के और दक्षिण की दूरी कितनी थी, तो हमारा भाई ये 1400 किलोमीटर था। 1400 किलोमीटर था, ऐसे मैंने लिख दिया है। उत्तर से दक्षिण की जो दूरी थी वो 1400 किलोमीटर थी। वही पूरब से पश्चिम की ये कितनी थी? तो 1600। और उत्तर से दक्षिण की कितनी थी? तो ये 1400 किलोमीटर थी। अब यहीं पे आपको हम एक चीज समझाने का प्रयास करेंगे कि क्यों ये शहरी सभ्यता की गई थी, क्यों इसे शहरी और नगरी सभ्यता कहा गया है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्त, सिंधु घाटी सभ्यता में जब खुदाई से प्राप्त स्थल मिलने लगे हैं, तो हम आपको बताए थे कि अब तक 1500 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। 1500 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं, प्रकाश में आ चुके हैं। यानी कि जो खुदाई में आप यहां समझिएगा, खुदाई में और खुदाई का कार्य कौन करवाता है दोस्त, ये भी समझने का प्रयास करिए कि खुदाई का कार्य कौन करवाता है। तो जो खुदाई का कार्य करवाता है वो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग करवाता है। सर्वेक्षण विभाग आपसे पूछ सकता है दोस्त कि खुदाई का कार्य कौन करवाता है, तो ये भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग करवाता है। और भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो अलग से इसके लिए कोई मंत्रालय नहीं है, यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है ये भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। तो दोस्तों फिर याद रखिएगा कि खुदाई का कार्य कौन करवाता है। भाई खोदना है उसे, वहां सुई लगाना थोड़ी है कि डॉक्टर साहब को स्वास्थ्य विभाग को बुलाया जाएगा। वहां पढ़ाना थोड़ी है कि शिक्षा विभाग को बुलाया जाएगा। वहां मारपीट थोड़ी करना है कि पुलिस महकमा को, पुलिस विभाग को बुलाना पड़ेगा। वहां खुदाई का जो कार्य करता है, जो उसके स्पेशलिस्ट प्रोफेसर होते हैं, वो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग कराता है। और ये इसका मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है उसी के अधीन है। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी दोस्त, तो 1904 ईस्वी में हुई थी। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो हुई थी 1904 ईस्वी में हुई थी। उस समय भारत के तत्कालीन जो अंग्रेज वायसराय था, लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ध्यान रखिएगा दोस्त, लॉर्ड कर्जन के समय ही 1904 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। दूसरा आपसे पूछता है कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन है। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के जनक
तो जनक जो अगर होगा तो आप दे देंगे अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। आपसे पूछ देगा कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा गया है, तो भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। लेकिन भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1904 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। तो दोस्त ये भी याद रखिएगा कि अब तक 1500 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। कितने स्थल प्रकाश में आ चुके हैं? 1500 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं, जिसमें केवल 7 को महानगर की संज्ञा दी गई है। 7 को महानगर की संज्ञा दी गई है। महानगर की संज्ञा दी गई है। दोस्त ये आप समझ रहे होंगे। और उसमें हुआ क्या है कि 7 को महानगर की संज्ञा क्यों दी गई है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है दोस्त? तो ध्यान समझिएगा। जो मान लीजिए कि एक यहां से स्थल मिल गया, जैसे मोहनजोदड़ो मिल गया, हड़प्पा मिल गया, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, उसके बाद कोई भी एक स्थल ले लीजिए, तो वहां से क्या है कि सुसज्जित रोड मिले हैं। मान लीजिए कोई स्थल लेते हैं, सुसज्जित रोड मिले हैं, एकदम बेहतर रोड के प्रमाण मिले हैं, एक दूसरे को समकोण पे काटे हैं। एक दूसरे को समकोण पे, जो ये रोड हैं, जो आपको ये रोड मिले हैं, एक दूसरे को समकोण पे काटे हुए हैं। समकोण पे काटे हुए हैं। समकोण का मतलब समझ रहे हैं? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो दोस्तों एक दूसरे के एकदम सीधा सीधा रोड मिले हैं, एकदम सुसज्जित एकदम नालियां मिली हैं। सुसज्जित एकदम नालियां मिली हैं, यानी कि यहां घर है तो इनके सामने रोड प्लस नाली, इनके सामने घर है और रोड प्लस नाली। कोई ऐसा, यानी कि अगर हम वर्तमान सिस्टमेटिक शहरों की बात करें तो सिस्टमेटिक जो कालीबंगा सभ्यता के समकालीन जो शहर आपको देखने को मिलेंगे, सुसज्जित नालियां, सुसज्जित रोड, एक सुसज्जित कॉलोनी, तो आप जयपुर को कह सकते हैं, चंडीगढ़ है, और आप एक तरीके से और कह सकते हैं जो ब्रिटेन का साउथहैम्पटन के पास एक जगह है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से उतर रहा है हमारा, यानी कि चंडीगढ़ भारत का केवल देख ले रहे हैं तो चंडीगढ़ को समझ लीजिएगा। चंडीगढ़ को देखिएगा कैसे सुसज्जित बसाया गया है। तो हमारे कहने का मतलब यह है दोस्त कि सिंधु घाटी सभ्यता में सुसज्जित रोड, एकदम व्यवस्थित रोड मिले हैं और सुसज्जित एकदम व्यवस्थित नालियां मिली हैं। तो सुसज्जित रोड और सुसज्जित नालियां कहां आपको देखने को मिलता है? गांव में तो देखने को मिलता नहीं है। अब भले डेवलप हो रहा है। वैसे महात्मा गांधी की भी तो यह प्रयास था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, और गांव पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। हमारे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी कहे हैं कि स्मार्ट सिटी। अरे भाई, महात्मा गांधी के पद चिन्हों पे आप लोग चलते हैं और कह रहे हैं स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी नहीं, लालू प्रसाद यादव ने बोला था कि स्मार्ट गांव चाहिए। आज जब भारत की आत्मा गांव में बसती है, महात्मा गांधी का यह वाक्य है, तो क्या उनकी रूहें कांपती नहीं होंगी आप लोग के काम को देखे कि स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव बनाइए, स्मार्ट सिटी खुद ही बन जाएगा। स्मार्ट गांव की जरूरत है, क्योंकि क्या गांव में आप फॉर्च्यूनर नहीं रख सकते हैं? क्या गांव में आप बढ़िया गार्डन नहीं बना सकते हैं? गांव में पार्क नहीं बन सकता है? लेकिन क्या करब, ओही में ले जाकर गोबर धरे लागी लो। बात तो सही बा, भैंस बनाए लागी, रोडवे पे भैंस रही, हमार खूंटा यही जरा ही, इहो दिक्कत बा। नारी देख रोडवे पे जान के वही है। तो कई भ्रांतियां हैं, कई तरीके तकलीफें हैं। तो सुसज्जित रोड और सुसज्जित नालियां मिली हैं, इससे आभास होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। दूसरा एक और प्रमाण है दोस्त, दूसरा एक प्रमाण है कि इसके समकालीन एक सभ्यता है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के सभ्यता और सिंधु सभ्यता से, सिंधु सभ्यता के लोगों में घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। इन दोनों लोगों में घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। व्यापारिक संबंध था, क्योंकि एक दूसरे की मुहरें मिली हैं। मेसोपोटामिया के लोगों से, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था।
एक दूसरे की मुहरें मिली हैं, लेकिन काफी कम मात्रा में मिली हैं। एक दूसरे के सबसे ज्यादा मात्रा में वस्तु मिला है। क्या मिला है? वस्तु मिला है। और इससे आभास होता है कि जो मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। कैसे होता था दोस्त? वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा। वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। क्या होता है वस्तु विनिमय प्रणाली? इसको समझते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली वो होता है कि सामान के बदले सामान देना। सामान के बदले सामान। जैसे आप जब छोटे होंगे, हम ही को ले लीजिए, हम छोटे थे तो दादी क्या करती थी कि डलिया समझा था, वह डलिया एगो पात्र होता रहा पहले की जौन घास फूस से अम्मा लोग के सी के बनाई लो, तो उसी डलिया में, हालांकि सबसे पवित्र होता था। आप भी उत्तराखंड के होटलों में जाएंगे तो देखेंगे कि आपको रोटी ब्रेड जब देने के लिए लाएगा वेटर, तो उसी में रख करके लाता है। ये मैं अच्छी तरीके से देखा हूं। तो आप ये समझने का प्रयास करिए कि हम लोग की दादी गेहूं, जब हम लोग रोने लगते थे कि हम लोग खरबूज खाएंगे, तरबूज खाएंगे, तो दादी गेहूं निकालती थी और ले जाकर के तरबूज और खरबूज वाले को दे देती थी, और उसके बदले में उसी डलियावा में, जिस डलियावा में लेके गई हैं, उसी में तरबूज और खरबूज काट के दे देता था। हम लोग चाव से खाते थे। आपको याद है कि नहीं याद है? अगर बचपना गुजारे होंगे, अवतार नहीं लिए होंगे, पैदा लिए होंगे, तो आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। भाई हम तो पैदा ले बानी, तो हम इसको अच्छे तरीके से देखे भी हैं, महसूस भी किए हैं, बचपना को जिए भी हैं, बहुत अच्छी तरीके से जिए हैं, सारे लोग का प्यार भी मिला है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता है कि वस्तु के बदले, सामान के बदले सामान। आगे बढ़ते हैं दोस्त। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब हेडिंग डालते हैं दोस्त, सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं। सिंधु सभ्यता के, आप भी हेडिंग डालिएगा दोस्त, सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं। भाई कौन कौन सी सभ्यता थी इसके समकालीन? एक तो आप जान ही गए मेसोपोटामिया की सभ्यता, हालांकि थोड़ा सा इससे पहले की वो सभ्यता है। इसकी सबसे, अगर इसके साथ, एकदम साथ की सभ्यता की अगर हम बात करें तो मिस्र की सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता है। तो पहले हम लोग देखते हैं, हेडिंग डालिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं कर लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इससे क्वेश्चन 1000 बार पूछा है और इस बार भी पूछने की प्रबल संभावना रहेगी। दोस्त ये मत जानिएगा कि हम वीडियो में जो थंबनेल बना रहे हैं उस पे एसएससी जीडी 2025 लिखा जा रहा है। तो आप ये मत समझिएगा कि केवल वो एसएससी जीडी के लिए वीडियो है। आल प्रायोगिक परीक्षा वन डे, केवल किसके लिए? वन डे। क्योंकि अगर पीसीएस की बात करेंगे दोस्त, तो इस पे एक एक शब्द पे हमको लगभग 10-10 मिनट बोलना पड़ जाएगा, और वो एक पार्ट में या 2 पार्ट में पीसीएस के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं है। अगर हम इस बात को कहेंगे तो कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार करते हैं कि ये पीसीएस के लिए भी वीडियो हो जाएगी। बिल्कुल भी पीसीएस के लिए वीडियो नहीं रहेगी। प्री तक का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। मेंस का आपका जो कहा जाता है ब्रेन की क्षमता, जो बौद्धिकता होती है, वो नहीं बढ़ पाएगी। उसके लिए आपको हर एक बिंदु पर बड़े बारीकी से समझाना पड़ेगा, और वनडे लेवल के लड़कों को थोड़ा सा वो समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो लड़के स्किप कर देंगे कि अभी नया नया चेहरा है, इतना बड़ा ये वीडियो बनाए हैं। बात समझ में आ रहा है? तो मैं उस भी वीडियो में बोला था, जिस दिन इस चेहरे पे आपकी विश्वास बढ़ जाएगी दोस्त, मैं 5 घंटे की वीडियो डालूंगा, तभी भी आप देखेंगे। अगर हम वीडियो नहीं डालेंगे और आपको लग जाएगा कि कंटेंट बेहतर है, लड़ रहा है परीक्षा में, तो आप इंतजार में बैठे रहेंगे कि सर कब वीडियो डालेंगे। तो इन तमाम बातों को पढ़ते हुए हम लोग चलते हैं, देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं कि कौन कौन सी
इसके समकालीन की सभ्यता है। तो पहला हम लोग देखते हैं दोस्त इसके समकालीन। पहले तो जस्ट लिख दे रहे हैं कि सिंधु सभ्यता के समकालीन जो सभ्यता है इसके जस्ट समय की वो मिस्र की सभ्यता है। किसकी सभ्यता है? तो वो मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। और मिस्र की सभ्यता किस नदी पे है यही पूछता है। तो मिस्र की जो सभ्यता है वो आपका नील नदी पर विकसित हुई थी। नील नदी पर मिस्र की सभ्यता किस नदी पर? यह सा रहेगा आपका मिस्र की सभ्यता किस नदी पे थी? तो नील नदी पे। दूसरा हम लोग देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता ये किस नदी पे थी दोस्त? तो दजला फरात नदी पे। दजला फरात नदी पर स्थित थी, किनारे विकसित हुई थी। किस नदी पे विकसित हुई थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी पर विकसित हुई थी। तीसरा हम लोग देखते हैं चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता। तो चीन की सभ्यता किस नदी पर विकसित हुई थी? तो हांगहो नदी पर, नदी के किनारे विकसित हुई थी। नदी के किनारे विकसित हुई थी। विकसित हुई थी। किस नदी के किनारे? तो हांगहो नदी, ये समझिएगा, बड़ा पूछता है। हांगहो नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो ये रहा मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, इसके समकालीन सभ्यताएं हैं। उम्मीद है दोस्त कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो बनाना सिंधु घाटी सभ्यता का संभव नहीं है। मेरा भी अब गला सूख रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।